बच्चों, मैं प्रशांत पाठक, सहायक अध्यापक गणित, एमडी जन इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 10 गणित विषय के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भाग 2 में। बच्चों, भाग 1 में मैंने आपको अध्याय से संबंधित की पॉइंट्स का पहला और दूसरा की पॉइंट समझाया था, जिसमें मैंने आपको पूर्व ज्ञान का अवलोकन एवं दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित सभी तथ्य समझाए थे। अब भाग 2 में बच्चों हम की पॉइंट नंबर 3 अर्थात रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना तथा की पॉइंट नंबर 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले की पॉइंट यानी अध्याय के तीसरे की पॉइंट को। हमारा तीसरा की पॉइंट है रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना अर्थात टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग करने वाले हैं अंतः विभाजन यानी इंटरनल डिवीजन। ठीक बच्चों, कार्तीय तल में दो बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 स्थित हैं और एक बिंदु P x, y इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड AB को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो इस कंडीशन में इस बिंदु P x, y के निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, मैं ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूं। बच्चों, P x, y के निर्देशांक के लिए जब हम x निकालेंगे तो ध्यान दीजिए अनुपात है m अनुपात n, तो m गुणा इधर का x निर्देशांक n x2, ठीक है, और प्लस बीच में लगाएंगे n इंटू इधर का x निर्देशांक यानी n x1 और डिवाइड में आ जाएगा दोनों अनुपातों का योग अर्थात m प्लस n। क्लियर हो गई बात। अब इस बिंदु का y निर्देशांक मुझे निकालना है, तो वही चीज करूंगा मैं। y बराबर जब m अनुपात लेंगे तो इधर वाला y निर्देशांक m इंटू y2 प्लस बीच में प्लस का साइन, और जब n अनुपात लेंगे तो n का गुणा होगा इधर वाले y निर्देशांक यानी n y1 और डिवाइड में दोनों अनुपातों का योग यानी m प्लस n। तो बच्चों, इस तरह से हम P बिंदु के निर्देशांक x और y निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने थर्ड की पॉइंट के बी पार्ट पर, जो कि है बाह्य विभाजन अर्थात एक्सटर्नल डिवीजन। बच्चों, बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 कार्तीय तल में स्थित हैं और बिंदु P x, y इन AB बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में बाह्य विभाजित कर रहा है। बच्चों, बाह्य विभाजन का मतलब समझिए, जब हमने अंतः विभाजन किया था तो ये बिंदु P इस AB रेखाखंड के ऊपर स्थित था और इस रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित कर रहा था, लेकिन इस कंडीशन में यह बिंदु P रेखाखंड के ऊपर स्थित ना होकर उसके बाहर स्थित है और इस रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, अर्थात AP अनुपात BP m अनुपात n है। तो इस कंडीशन में P के निर्देशांक x, y निकालने की ट्रिक और सूत्र में आपको बता रहा हूं। x बराबर आपको लिखना है पहला अनुपात m और इसका x निर्देशांक, बीच में माइनस का साइन, अंतः विभाजन में प्लस का साइन आता है और बाह्य विभाजन में माइनस का साइन, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अनुपात n और a का x निर्देशांक यानी x1 अपॉन m माइनस n। ठीक, तो ये x निर्देशांक आ गया P बिंदु का। अब P बिंदु का y निर्देशांक y इज इक्वल टू AP अनुपात क्या था m, तो m और इसका y निर्देशांक यानी y2, बीच में माइनस का साइन, BP अनुपात था n, तो यहां n और इसका y निर्देशांक अर्थात a का y निर्देशांक जो कि है y1 अपॉन m माइनस n। तो बच्चों, इस सूत्र की सहायता से आप P बिंदु के x और y निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर।
चलिए बच्चों चलते हैं अपने थर्ड की पॉइंट के सी पार्ट पर, जो कि है रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बच्चों यहां पर हम बिंदु a x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु p x, y के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र निकालेंगे। बच्चों हम जानते हैं कि बिंदु a x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु p x, y के निर्देशांक क्या थे? x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n तथा y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सूत्र हम निकाल चुके हैं। अब यदि ये p बिंदु इस AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AP और PB का अनुपात होगा 1:1। तो इस कंडीशन में M की जगह भी 1 आ जाएगा और N की जगह भी 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसके हिसाब से हम सूत्र यहां पर निकालेंगे। देखते हैं, यदि P x, y AB का मध्य बिंदु है तो m अनुपात n बराबर क्या हो जाएगा? 1:1। तो अब सूत्र में देखिए क्या चेंज आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा m की जगह आ गया 1 इंटू x2 प्लस n की जगह भी 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 1। ठीक, तथा इसी प्रकार y में चेंज आ जाएगा। m की जगह क्या आ जाएगा? 1 यानी 1 इंटू y2 प्लस n की जगह भी 1 इंटू y1 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 1। ठीक, तो सॉल्व किया तो ये आ गया x इज इक्वल टू, जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 का x1 से और 1 का x2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? x1 प्लस x2 अपॉन नीचे 2 तथा y बराबर आ गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बच्चों ये आपके AB रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए। क्लियर? चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने थर्ड की पॉइंट के बी पार्ट पर, जो कि है प्रमुख बिंदु 3 पर आधारित प्रश्न अर्थात क्वेश्चंस बेस्ड ऑन की पॉइंट 3। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो बच्चों यहां पर मैंने A बिंदु ले लिया -1,7 और B बिंदु ले लिया 4,-3 और P बिंदु x, y इस रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हमारे पास x1, y1 जो है वो है -1,7। ठीक, और x2, y2 हमारे पास है 4,-3। ठीक, इसके अलावा m बराबर 2 है हमारे पास और n बराबर है 3। तो बच्चों हमने अंतः विभाजन का जो सूत्र किया था उसके अनुसार P बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं वो देखते हैं। पहले x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n तथा y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक, अब जो ये सूत्र है इसमें हम ऊपर जो हमें मान है उन मानों को रखते हैं। तो x बराबर हो गया m की जगह आ गया 2, x2 कितना है हमारा 4 प्लस n 3, x1 कितना है -1 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3 और यहां से y आ गया हमारा my2 यानी 2, y2 कितना है इंटू -3 प्लस n की जगह 3
y1 है हमारा 7 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। तो x बराबर आ गया 2 4 जा 8 माइनस 3 अपॉन 5 तथा y बराबर आ गया माइनस 6 प्लस 3 से 21 अपॉन 5। सो दिस विल गिव यू x बराबर 5 अपॉन 5 जो कि हमारा होता है 1 तथा y बराबर 21 माइनस 6 इज 15 अपॉन 5 जो कि है 3। तो हमारे निर्देशांक x, y क्या आ गए हमारे 1, 3। तो इस तरीके से बच्चों हमने P बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। क्लियर? चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों मैंने A पॉइंट ले लिया है -3, 10 और B पॉइंट लिया है 6, -8 और पॉइंट P हमने लिया है -1, 6। अब ये P पॉइंट माना इस AB रेखाखंड को K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी K अनुपात 1 में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों पहले हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यहां पर हमारा x1, y1 क्या है -3, 10 और x2, y2 हमारा है 6, -8 और x, y हमें जो दिया हुआ है वो है -1, 6। इसके अलावा हमने m की जगह हमने ले लिया है k और n अनुपात हमने लिया है 1 क्योंकि हमने k:1 का रेशियो लिया है। ठीक, अब फॉर्मूला लिखते हैं। पहले फॉर्मूला होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n तथा y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? अब वैल्यूज रखते हैं। तो x की जगह रखेंगे हम -1 इज इक्वल टू m यानी k, x2 6 प्लस n यानी 1, x1 -3 अपॉन m प्लस n दैट इज k प्लस 1 तथा इसी प्रकार इधर रखते हैं। y की जगह है 6 बराबर m यानी k, y2 की जगह हमारे पास है -8 प्लस n की जगह हमारा 1, y1 हमारा है 10 अपॉन m प्लस n का मतलब हुआ k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई किया -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। दिस इंप्लाइज दैट सबको एक तरफ ले जाते हैं, k एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ। तो 6k प्लस k मिलकर हो गया 7k इज इक्वल टू -1 प्लस 3 यानी 2। तो यहां से हमारा k निकल कर आया 2/7। अब इसी तरह इस तरफ चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6k प्लस 6 बराबर -8k प्लस 10। k एक तरफ लेकर आए तो 6k और 8k हो गया आपका 14k और ये इधर चला जाएगा 10 - 6 इज 4। So k will be 4/14 that is again 2/7। क्लियर? तो इसलिए जो हमारा अनुपात निकल कर आया k:1 वो निकल कर आया 2:7 यानी दिया गया बिंदु P -1, 6 AB रेखाखंड को 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने फोर्थ की पॉइंट पर जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों इसकी ए पार्ट में देखते हैं हम सूत्र का निगमन यानी डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि x और x डैश तथा y और y डैश हमारे क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष है। अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष ax1 y1 bx2 y2 और cx3 y3 को मैंने इस कार्तीय तल में दिखाया हुआ है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों मैंने कुछ रचनाएं की हैं, ध्यान से देखिए। मैंने A से x अक्ष पर am, B से x अक्ष पर bn और C से x अक्ष पर cl लंब खींचे हैं। इसके बाद आप ध्यान से देखिए चित्र को, आपको
समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला समलंब चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है AMLC, ठीक। दूसरा समलंब चतुर्भुज है CLND और तीसरा समलंब चतुर्भुज है AMNB। अब मुझे जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने क्या किया, समलंब चतुर्भुज AMLC का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज CLNB का क्षेत्रफल और इसमें से मैंने माइनस कर दिया समलंब चतुर्भुज AMNB का क्षेत्रफल और यही मैंने इस सूत्र में लिखा है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। तो सबसे पहले देखते हैं समलंब चतुर्भुज AMLC में 1/2 समांतर भुजाएं AM प्लस CL और इनटू बीच की दूरी ML प्लस CLND में देखते हैं 1/2 समांतर भुजाएं CL प्लस BN और उनके बीच की दूरी LN। और अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज AMNB में समांतर भुजाओं का योग यानी AM प्लस BN और उनके बीच की दूरी MN। क्लियर है यहां तक की बात। अब चलते हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने 1/2 कॉमन ले लिया सब में से और अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं AM प्लस CL, AM Y1 और CL Y3, Y1 प्लस Y3 इनटू ML। ML निकालना है तो OL माइनस OM करेंगे यानी X3 माइनस X1 प्लस CL प्लस BN Y3 प्लस Y2 इनटू LN। LN करना है तो ON माइनस OL यानी X2 माइनस X3 माइनस AM प्लस BN यानी Y1 प्लस Y2 इनटू इनके बीच की दूरी MN। MN निकालना है तो ON माइनस OM यानी X2 माइनस X1। क्लियर। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2। ये त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को मैंने डेल्टा से दिखा देना हूं, यहां पे डेल्टा Y1 प्लस Y3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए Y1 X3 माइनस Y1 X1 प्लस Y3 X3 माइनस Y3 X1। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट हो गया मेरा। अब Y3 X2 माइनस Y3 X3 प्लस Y2 X2 माइनस Y2 X3। क्लियर। माइनस अब यहां मल्टीप्लाई Y1 X2 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। मैं ब्रैकेट इसका सीधा ही खोल दे रहा हूं तो ये हो जाएगा Y1 X1। ठीक है, और इधर हो गया Y2 X2 माइनस Y2 X2 और प्लस का Y2 X1। ठीक। अब मैं ऐसे टर्म्स को कैंसिल आउट करूंगा जो मान में बराबर है लेकिन उनके जो साइन है वो डिफरेंट है। तो देखिए सबसे पहले देखिए x1 y1 यहां दिखाई दे रहा है आपको और x1 y1 यहां ये हमने कट कर दिया। ठीक। इसके बाद y3 x3 देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा है और यहां भी y3 x3 प्लस का है या माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक। फिर देखिए ध्यान से y2x, इसके बाद y2 x2 यहां पर है ये और ये कैंसिल आउट हो गए। क्लियर। अब और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखते हैं y2 x1 y3 x2। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब मेरे पास कितने टर्म बचे 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 टर्म में मैं देखिए कुछ कॉमन लूंगा। सबसे पहले मैं x1 के कोएफिशिएंट इकट्ठे कर रहा हूं। तो x1 का कोएफिशिएंट यहां से माइनस का y3 है और x1 का यहां से है y2, तो मैंने लिख दिया y2 माइनस y3। क्लियर हुई बात।
प्लस x2 के कोफिशिएंट इकट्ठे कर रहा हूं। x2 पे देखिए यहां से कितना है y3 और x2 का यहां से है y1, तो ये हो गया y3 माइनस y1। क्लियर हो गई बात। अब मैं x3 के कोफिशिएंट इकट्ठे कर रहा हूं, तो x3 यहां से है y1 और x3 आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए ये रहा, यहां से है y1। तो ये जो बच्चों फॉर्मूला निकल कर आ गया, यही आपका अभीष्ट त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इसके आगे हम लिख देंगे इतने वर्ग मात्रक। एक बात बच्चों और आपको ध्यान रखनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। यदि किसी कारणवश कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे लेने पर आपका त्रिभुज का एरिया ऋणात्मक आए तो भी आपको उत्तर में उसे फिर धनात्मक करके लिखना है। तो इस तरह से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मिल गया। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ की पॉइंट के बी पार्ट पर, जो कि है क्षेत्रफल के आधार पर तीन बिंदुओं के संग्रह होने का प्रतिबंध, अर्थात कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। बच्चों हम ये जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक a x1, y1, b x2, y2 तथा c x3, y3 हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अब यदि ये तीन बिंदु a, b और c संरेख हैं, तो इस कंडीशन में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा, क्योंकि संरेख बिंदुओं से त्रिभुज निर्मित नहीं हो सकता। तो हम उसके अनुसार प्रतिबंध कैसे निकालेंगे देखते हैं। यदि a x1, y1, b x2, y2 तथा c x3, y3 संरेख हो, तब इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया शून्य, और इसका अर्थ हुआ 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 का मान 0, और ये 1/2 0 के नीचे जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो यहां आ गया x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 बराबर 0, और यह a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3 के संग्रह होने का प्रतिबंध है क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर। चलिए अब चलते हैं फोर्थ की पॉइंट के सी पॉइंट पर, जो कि है प्रमुख बिंदु 4 पर आधारित प्रश्न, अर्थात क्वेश्चंस बेस्ड ऑन की पॉइंट 4। पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a 1,1 b -1,4 तथा c 3,2 है। तो बच्चों हम जानते हैं यदि a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हो, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो ये सूत्र हम पहले लिख देंगे। अब दिए हुए शीर्षों से इसको हल करेंगे। शीर्ष है हमारे a 1,1 b -1,4 तथा c है हमारा 3,2। तो वैल्यू पुट करते हैं। क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 यानी 1 y2 minus y3 यानी 4 minus 2 plus x2 minus 1 y3 minus y1 यानी 2 minus 1 plus x3 यानी 3 y1 minus y2 1 minus 4। वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हम एरिया निकाल रहे हैं। 1 into 2 plus minus 1 into 1 plus 3 into minus 3। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 2 minus 1 minus 9
इसको सॉल्व किया तो ये आया 1/2 इंटू -8 दैट इज -4। लेकिन बच्चों आपको ये मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं होता, तो इसे धनात्मक यानी पॉजिटिव करके लिखेंगे। तो एरिया होगा हमारा 4 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार बच्चों 3 बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए बच्चों अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 6,4, B 4,5 तथा C 2,6 संरेख हैं। बच्चों हल करते समय हम देखते हैं, हमें मालूम है यदि A x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हों तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब दिए हुए शीर्ष हैं A 6,4, B 4,5 तथा C 2,6। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 x1 यानी 6 y2 - y3 5 - 6 प्लस x2 y3 - y1 यानी 6 - 4 प्लस x3 2 y1 - y2 4 - y। सॉल्व करते हैं आगे 1/2 6 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। सॉल्व करा 1/2 -6 प्लस 8 -2 और देखिए ये वैल्यू आपकी क्या आ गई 1/2 इंटू 0 दैट इज 0। अब चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 आ गया तो इसका अर्थ हुआ कि A, B और C बिंदु संरेख हैं। क्लियर? बच्चों इस प्रकार अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित सभी तथ्य मैंने आपको भाग 1 तथा भाग 2 के माध्यम से समझा दिए हैं। बच्चों भाग 2 में पढ़ाए गए तथ्यों के आधार पर मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न अर्थात प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको हल करना है। इसके अलावा बच्चों आप सभी दीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए जिससे अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री आपको प्राप्त हो सके तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आप हमारे लेक्चर बाद में भी देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।